हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और चैनल विश्वित क्लासेस। तो आज मैं बता दूं आपको कि बिहार की जो 7वीं चरण का बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं सेकंड क्लास लेकर आया हूं। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो आप सभी वहां से जाकर क्लास कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, है ना। तो चलिए, तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 क्लास नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर कीजिए। मैं आपको बता दें कि सारे कंटेंट जो होंगे बीपीएससी पैटर्न के हैं और साथ ही में आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर मदद करेंगे, हेल्प करेंगे आपको अपने स्थान को सुनिश्चित करने में। दोस्तों, तो आज की स्पेशल क्लास आपके नाम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की खास क्लास। और मैं आपको बता दूं कि कॉपी कलम के साथ बैठिएगा या जो भी अपना नोट्स करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं और बिहार का कोई ऐसा एग्ज़ाम ना हो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हो। लेकिन ये जो है शिक्षक भर्ती के स्पेशल क्लास भी है, साथ में एसआई के भी, इससे आपको बहुत लाभ हो सकता है ना। तो चलिए बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चन है। बिहार का पहला रामसागर स्थल कौन सा है? जो रामसर स्थल है वह कौन सा है बिहार का? तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बताने का मुझे प्रयास कीजिए। कैमूर रेंज हो जाएगा, खड़गपुर झील हो जाएगा, कांवड़ झील हो जाएगा, या आप लोग मुझे बताएं राजगीर झील हो जाएगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए कमेंट करें। चलिए, इसके पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग कुछ बातें हम लोग को जान लेना चाहिए जो आपके काम की बातें होगी। तो जुलाई 2020 में जो कांवड़ताल है या कांवड़ झील है, बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2020 में जो कांवड़ताल है या कांवड़ झील को ध्यान दीजिएगा, इसे पहला रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा बात किया जाए, यह झील बिहार के बेगूसराय ज़िले में, याद रखिएगा। ये जो कांवड़ झील एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि कांवड़ झील बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो याद रखिएगा बेगूसराय ज़िले में स्थित है ना। और इसी झील को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस बात को याद कर लीजिएगा। और अभी तक बता दें, मई 2022 तक की बात बता दें, भारत में कुल 49 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। अब मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वो हो जाए कांवड़ झील हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कांवड़ झील जो है वह किस ज़िले में है। आइए, आज का अगला प्रश्न आपके सामने है। बिहार के किस ज़िले में अबरक का भंडार है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार के किस ज़िले में अबरक का भंडार है? तो प्यारे मेरे फ्यूचर बीपीएससी टीचर, आप बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। रोहतास, पटना, गया, नवादा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक नोट्स हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आपको बता दें, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार 2019 के अनुसार बिहार के नवादा ज़िले में, है ना, नवादा ज़िला में अबरक का भंडार मिला है। ऐसा 2019 की डेटा के अनुसार ये घोषित किया गया है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर यथासंभव बताने का प्रयास करें कि क्या राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही जवाब सोचा, नवादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। पटना में देखिएगा, बिहार के इतिहास से क्वेश्चन है ये। पटना में 1913 में जो अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना की गई थी, वह कौन सी थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए तो समझिए कि सबसे बेहतर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का बिहार के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल पेपर करा रहा हूँ, है ना। तो आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, पटना में जो 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी, वह शाखा कौन सी है?
ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सन्याल, मजरुल हक, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। बीपीएससी का तरीका है, पैटर्न है इसका क्वेश्चन एराइज करने का। तो चलिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपसे बताऊंगा। अगर हमारे जो इस चैनल पर आप कंटेंट स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको बेहतर लग रही हो, तो एक एक लाइक मेहनत करना बिल्कुल चाहिए, और साथ में जो भी आपके मित्र हैं उनको शेयर करें, ताकि उनका भी एग्ज़ाम बेहतर तरीके से निकल जाए और इस बार के टीचर बहाली में उनका भी एक स्थान सुनिश्चित हो जाए। फटाक से सभी लोग जितना हो सके एक बार शेयर करेंगे, और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी अपडेट है आपको मिलता रहेगा। मेरी प्रयास रहेगी कि आपको पूरे बिहार स्पेशल कराऊं। इसके बाद वाली बहुत ही खास क्लास आने वाली है, बिहार का परिचय टोटल आपको मिलेगा, और एमसीक्यू भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा और एमसीक्यू भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 में, ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तरीके बदल बदल के पूछता है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापना किया था। वही पूछ देगा कहाँ, तो पटना की बात करिए। कब हुआ था, तो 1913 में। किसने किया था, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। 3 डेटा याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला डेटा याद रखिएगा, इस जो कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी का जो पर्पस था वह क्या था। तो जो इस कमेटी का जो पर्पस था, उद्देश्य था, जो हिंसात्मक जो वायलेंस साधनों थे, यानी साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना। यानी कहने का मतलब जो अंग्रेज़ों ने हिंसा रूप से लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उस चीज़ को समाप्त करना और स्वतंत्रता का स्थापना करना ही इस कमेटी 1913 में बनाई गई थी सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। तो ये डेटा आप लोग बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, सब एनसीईआरटी कंटेंट है ना। तो अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन के आंसर बताने में आप बिल्कुल सक्षम होंगे। फटाक से कमेंट कीजिएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपने सही बताया, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आज का अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, इसमें और कुछ है। इस डेटा को जानने से पहले थोड़ी सी क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग को पहले ही मिल गया था उधर। कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो कृषक थे, कृषि करने वाले थे, उनका नेतृत्व किसने किया था। स्वामी दयानंद हैं, राजकुमार शुक्ल है, कृष्ण सिंह है, जेवी सेन है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो चलिए इसके कंटेंट को पढ़ा जाए, थोड़ा सा एक एक करके पढ़ लिया जाए। तो स्वामी दयानंद जो थे बिहार के किसान नेता थे, याद रखिएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे नेता थे, तो किसान नेता थे। दूसरी बात याद रखिएगा, और जो असहयोग आंदोलन चला था, कब से कब चला था, तो 1920 से लेकर 22 तक चला था, ठीक है ना। इस दौरान क्या हुआ था कि इस दौरान जो कृषक थे, इनके जो नेता थे, नेतृत्व जिसने किया था वो स्वामी दयानंद ने किया था, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए, विशेषकर उत्तर बिहार के कई ज़िलों में, खासकर दरभंगा यानी कहेंगे जिला दरभंगा के इलाकों में स्वामी दयानंद रैयतों को अपने अधिकारों के बारे में सचेत कर रहे थे। एक और बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के किस ज़िले को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो दरभंगा को कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा यूपी को कहा जाता है ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सारी डेटा आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही खास है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देने में सक्षम होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे अब, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, स्वामी दयानंद, है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही खास प्रश्न है। चलिए, ये सारे चीज़ों को याद कर लीजिए, क्वेश्चन आप लोग सामने कर लिए होंगे लोग। अब कह रहा है क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद, ध्यान दीजिएगा दोनों अलग अलग आदमी हैं। सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है, जिसका नाम था, क्या जन क्रांति थी, हुंकार थी, कृषक समाचार पत्र थी, विद्रोही थी,
उपयुक्त में से कोई एक या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए फटाक से कमेंट करें क्या आंसर होगा। चलिए तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ नोट्स देख लिया जाए, डेटा देख लिया जाए, क्या डेटा इसके अंतर्गत है। उसके बाद इस क्वेश्चन में किया जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बात किया जाए तो जो आंदोलन चली थी 1889 टू 1950 तक, इसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था किसानों के लिए, बहुत बड़ा रोल निभाया था। इन्हें आंदोलन का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। द फादर ऑफ मूवमेंट, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मूवमेंट्स, तो इट्स कॉल्ड स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। जो आंदोलन जो है 1889 टू 1950 तक आपका आंदोलन चला था, इस आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान जो था किसानों के लिए, यही इंसान थे, है ना। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। सहजानंद सरस्वती एक बुद्धिजीवी, लेखक और समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। याद रखिएगा, बिहार के लिए स्वामी दयानंद क्या है, फेमस हैं। और पूरे भारत की मैं बात करता हूँ तो किसान नेता जो हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, ठीक है ना। इन्हें आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रहेगी। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दांडी सन्यासी थे। इनके बारे में कुछ डेटा था, है ना। इस बात को याद कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों को जानना था, स्वामी ने ही हुंकार नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। क्वेश्चन हमारा यही था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो हुंकार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुंकार हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो पत्रिका ने प्रकाशित किया था उसका क्या नाम था, हुंकार था, है ना। इन्हें आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। मुझे एक बात बताने का प्रयास कीजिए, जो अनुशीलन समिति थी वह कब, उसका गठन कब किया गया था और कहाँ किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। फटाक से आप लोग मेरे प्यारे मित्रों उसको बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें। देखिए एक और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग एरर्स हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चलिए इसके बारे में कुछ डेटा को समझा जाए, आगे बढ़ा जाए, है ना। उसके बाद आप लोग आंसर फटाक से कीजिएगा। कह रहा है पटना डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यंत्र, यानी कहने का मतलब ये पुस्तक में बात छपी हुई थी कि 1632 में पटना के में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, है ना। इस बात को याद रखिएगा। इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन फिर भी क्या है ना कि जो आपका बीपीएससी जो है 1632 में पटना में जो स्थापित फैक्ट्री थी, इसको डच फैक्ट्री थी, इसी को मानती है। और यहाँ पर स्पष्ट बात याद रखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा इस प्रश्न को लगातार पूछा जाता है और इसका आंसर बस यही होता है। 1632 में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना की गई थी। इस बात को समझ सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए तो इस बात को हम समझते हैं। उसके अलावा बात किया जाए, सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारतों में 1632 में डच फैक्ट्री का स्थापना की थी। तो याद रखिए, कॉलेज की उत्तरी इमारतों में जो कॉलेज थी, है ना, उसी में। आगे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये बात आप डेटा को याद कर लीजिएगा और एक पटना वाली कॉलेज वाला बात याद कर लीजिएगा। ये वाली तो बहुत ही खास है, यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने के मिलेंगे। कह रहा है कि जो डच कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उनका रुचि क्या था। तो याद रखिएगा, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। सूती वस्त्र, चीनी, अफीम, सोरा। पहले जो बम बनता था सोरा से बनता था, उसका बहुत भारी डिमांड होता था। अफीम तो आप जानते हैं, ये कंपनियां जो है व्यापार इन्हीं चीज़ों से संबंधित व्यापार करती थी, जिसका नाम था डच फैक्ट्री।
जो स्थापना कब हुई थी? 1632 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ब्रिटिश होगा, या डच होगा, पुर्तगाली होगा, या फ्रेंच होगा? उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही समझे होंगे, और इसका आंसर बिल्कुल आप लोग आपके दिमाग और जहन में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही जा रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, बेहतर कंटेंट के साथ आप बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं तो फॉलो बिल्कुल करें और प्रयास करें। देखिए, लाइक करने से कोई ज़्यादा इसे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्या है ना कि मैं इस पीपीटी को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, इस चीज़ को बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो बस आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं और आगे क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे पाता हूँ, है ना। आप चाहोगे तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, इसमें कोई इशू बड़ा नहीं है। चलिए, लेकिन लाइक शेयर आपका रुकना नहीं चाहिए। जो भी मित्र नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार रोजाना वीडियो उनको फ्री में मिलते रहे ना। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी के अंतिम जो शासक थे कौन थे, भी पूछ सकता है कि कौन शासक थे, तो मुस्लिम शासक थे यूसुफ शाह चक्र। सम्राट अशोक ने इन्हें क्या कर दिया, बिहार से भाई निर्वासित कर दिया गया था, और इनको कहाँ दफनाया गया था। चलिए, इनके बारे में कुछ डेटा को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर देखिएगा, ये तो बात आप जानते हैं, कश्मीर घाटी के जो अंतिम मुगल शासक थे यूसुफ शाह, याद है ये मुगल शासक की बात हो रही है, मुगल वंश आप लोग पढ़िएगा आगे चलकर, जिसको अकबर ने क्या कर दिया था, बिहार से भाई सब निकाल दिया था। यूसुफ चक्र की मृत्यु जो है 1500, भी पूछ सकता है कि जो अंतिम मुगल शासक था इसका मृत्यु कब हुआ था, मरा कब था ये, तो 1592 में मरा था, और इसको बिहार के नालंदा ज़िले में क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था, है ना। तो इस बात को आप याद कर लीजिएगा। चलिए, फटाक से इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्या राजगीर होगा, नालंदा होगा, पाटलिपुत्र होगा, मुंगेर होगा, या इनमें से एक, या इनमें से एक से अधिक होगा? बेहतर कीजिए, जल्दी आंसर बताइए, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग का भी आंसर बिल्कुल नालंदा जा रहा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। ये सारे क्वेश्चन को नोट्स करते जाइए, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, है ना। चलिए, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आप लोग ये जो क्लासेस ले रहे हैं, विश्वजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, और आप ही लोग ये पहले वाली वीडियो आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट किए हैं, आप लोग बहुत अच्छा शेयर भी किए हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इस वीडियो का भी आप लोग नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, आनंद उठाइए, बहुत ही खास क्लासेस हैं और सारे एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? आइए हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और इसी प्रकार से कुछ डेटा और जान लीजिए जो एग्ज़ाम में पूछने वाला है ना। देखिएगा, ये क्यों खास है, ये क्यों बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसके पीछे कारण है, तभी पूछा जाता है। देशेर कथा जो थी ना, इसका नाम, इसका मुख्य रूप से हिंदी और निकलता है देश की बात। देशेर का अर्थ क्या निकलता है? देश की बात। महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक, है ना, सखाराम गणेश देवेशकर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। राइटर तो समझ गए हैं, सखाराम गणेश देवेशकर। और इनमें वह क्या थे जी? क्रांतिकारी थे, चिंतक थे और लेखक थे, जिन्होंने देश की बात को अपनी पुस्तक के माध्यम से लोगों को समझाने का, लोगों के अंदर जहन में, उस समय देश जब गुलाम था तो जहन में लोगों में क्रांतिकारी विचारों को भरने के लिए इस पुस्तक को उन्होंने लिखा था। यही उद्देश्य था इस पुस्तक को लाने में। आप समझ सकते हैं 1904 में अपना देश उस समय पूरी तरह से का आज़ादी नहीं हुआ था, है ना। और इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है कर्जन के समय में, है ना जी, आपको याद होगा। और उसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाता है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को जानना चाहिए। अब मुझे फटाक से इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही दे चुके होंगे है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
देखिए मैं आपको ऑफिशियल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल पेपर ही करा रहा हूँ और आपको कुछ और डेटा समझा रहा हूँ ताकि इससे संबंधित प्रश्न आए। एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा है, इसके बाद इसी में थोड़ा सा बदल देगा, इसीलिए इसका जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ उसको अच्छे से एक बार लिखिए, याद कीजिए और निश्चित रहिए कि बिहार स्पेशल जो जीके जीएस के सीरीज चल रहा है बहुत ही आपके लिए खास होगा। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, देखिएगा। जैन धर्म प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। बिहार के कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी पूछा है, पूछता रहता है। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर में, राजगीर, पावापुरी और जालन फोर्ट इनमें से कोई नहीं, या इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक होगी, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम वाले को, और उम्मीद है कि आप बता सकते हो। फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा नोट्स देखते हैं कि क्या बात है, इसमें क्या खास बात है। जैन धर्म के प्रवर्तक, याद रखिए एग्जाम में पूछेगा ये किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद होगा बुद्ध के बारे में सुनेंगे। भगवान बुद्ध जो थे, आपको बता दें कि वह, आपको याद होगा एक जैन धर्म होता है ना, ठीक है, और दूसरा आप लोग जानते हो ना बौद्ध धर्म होता है। तो बौद्ध का संबंध भगवान बुद्ध से है, और जैन धर्म का संबंध किससे है? महावीर स्वामी से है। तो कह रहे हैं इनका जो मोक्ष स्थान था, मोक्ष मतलब का निर्वाण था, वह पावापुरी में हुआ था। किस में हुआ था जी? पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। चलिए तो याद रखिएगा इनका मोक्ष स्थान कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। और इनके बारे में जानते हैं। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल था। एग्जाम में भी पूछ सकता है, एग्जाम वाले को क्या जानकारी तो बहुत है, लेकिन क्या तरीका है आपको पता नहीं है। पूछ सकता है कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म, वह उसका प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा था? तो याद रखिएगा पावापुरी जो था जैनियों का, यानी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल था। तीर्थ स्थल समझ सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। पावापुरी बिहार के नालंदा से, आप नालंदा जिला का नाम सुने होंगे, 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ये कोई डेटा खास नहीं, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा, ये खास है। भगवान महावीर ने 527 से पूर्व अर्थात 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस को इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, है ना। आइए तो इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। मने, राजगीर, पावापुरी या जालन फोर्ट हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, उम्मीद करते हैं ये हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। बताइए तो बिहार के कितने जिलों से होकर आपके गंगा नदी गुजरती है? फटाक से कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर है ना। बिहार की सैन्य गहनता कितनी है? बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार ही देखने को क्वेश्चन मिलता है, लेकिन बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इसके बारे में एक डेटा है 2021 और 22 के समय क्या करते हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार 144% इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो आपने सही देखा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बिहार की अधिकांश जो क्षेत्र हैं आच्छादित हैं। आच्छादित मतलब क्या? किस मिट्टी से घिरा हुआ है ना। तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिल जाती है आपको? तो कछारी मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, तराई मिट्टी है। ये भी एग्जाम में ऑफिशियल क्वेश्चन है ना। तो फटाक से इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए सारी चीज़ें मैं व्यवस्थित रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े और एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएँ, है ना। चलिए इसका डेटा का थोड़ा सा देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का अधिकांश क्षेत्रों में कछारी मिट्टी, और इसी का नाम है दोमट मिट्टी, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों।
अभी तक सभी आप लोग लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इसी प्रकार बेहतर कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके एग्ज़ाम के अंतिम छोर जब तक आपको सफलता न मिल जाती है तब तक भी, उसके आगे भी आपको ये चैनल सपोर्ट करता रहेगा। चलिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? फटाक से इसका आंसर मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, है ना। जल्दी कमेंट करें, है ना। तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल्स की बात हो रही है, कौन सी है? यह पूछ रहा है कि जो जलप्रपात है हुंड्रो, वह किस जगह के पास है ना। आप तो एक बात याद रखिएगा, पूछ देगा एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हुंड्रो याद रखिएगा। ये पूछ रहा है कि कौना जगह पर है ना जी। रांची है, हजारीबाग में है, जमशेदपुर में है, बोधगया में है। चलिए, तो आप पहले थोड़ा इसके बारे में जान लिया जाए। हुंड्रो जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, रांची के निकट सुवर्ण रेखा के नदी पर है। याद रखिएगा, रांची आप सुने होंगे के निकट एक नदी बहती है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा, उसी नदी पर स्थित है। तो आपका तो राइट आंसर समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या राइट होने वाला है? फटाक से आंसर बताइए। तो आपने बिल्कुल जवाब दिया होगा, रांची, इसमें कोई शक नहीं है। आज के अगले क्वेश्चन की तरह देखते हैं। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? आपको पता है, मुझे कमेंट में बताइए। तो झारखंड और बिहार अलग कब हुआ था? झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो है लौह अयस्क उत्पादन में कह रहा है, आखिरकार वो कौन सा झारखंड का ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है? मतलब तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का। तो आप देख लीजिए, धनबाद है, सिंहभूम है, हजारीबाग है या डाल्टनगंज है। क्या इसका राइट आंसर होगा, एक बार कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है। कमेंट करके आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जान लीजिए। झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो आप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात किया जाए, यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में भी किया जाता है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई झारखंड के सिंहभूम क्षेत्रों से जो लौह अयस्क प्राप्त होते हैं उसका डायरेक्ट उपयोग जो है जमशेदपुर, आप लोग नाम सुने होंगे लोग, बोकारो का नाम सुने होंगे लोग, इन उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें, क्या होगा। ध्यान दीजिए कि इसका ऑप्शन आगे पीछे तो उसमें समझने की टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के लिए मैं चाहूँगा कि यहीं पर स्थगित किया जाए क्लास को। और क्लास सच में आपको अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार बोलूँगा कि जितना अधिक हो आप शेयर कर लीजिए, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल्स, दिस वीडियोस एंड क्लासेस। I would like to thanks and I want to say subscribe this channel for more updates, ठीक है ना दोस्तों। तो अगले इसके क्लास 3 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना अधिक हो सके शेयर करें और अपना प्यारा कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसे लगी। इसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी। और फिर उसके बाद बड़ी ज़ोर शोर से जुनून के साथ आपको नए कंटेंट के साथ बिहार का परिचय लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो बिहार के बारे में स्पेशल जानना होगा, जो आपके लिए खास बनेगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय बिहार।